E72 स्क्वायर ग्रिलोगन, आपसे मिलकर खुशी हुई। रूई ने उनका सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। ये खुशी मेरी है, अप्रेंटिस स्क्वायर। स्क्वायर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बैठिए। स्क्वायर ग्रिलोगन एक वृद्ध व्यक्ति थे और स्पष्टतः सेवानिवृत्त मार्शल आर्टिस्ट थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रूई ने मेज पर बैठकर कमरे का निरीक्षण किया। उसकी नज़र तुरंत मेज पर रखे प्लेकार्ड पर लिखे नाम पर पड़ी, साथ ही मेज पर मार्शल स्क्वायर और उनके परिवार की तस्वीरें भी थीं। मुझे कबूल करना चाहिए, मैं हैरान हूँ। रूई ने उसे स्पष्ट रूप से बताया। मुझे नहीं पता था कि मार्शल आर्टिस्ट भी मार्शल यूनियन के भीतर नौकरशाही और प्रबंधन पदों पर काबिज हैं। मुझे लगता था कि इन पदों पर गैर मार्शल आर्टिस्ट काबिज हैं। यह अधिकतर सच है, स्क्वायर ग्रिलोगन ने पुष्टि की। नौकरशाही और प्रबंधन के 95% से ज़्यादा पदों पर वास्तव में सामान्य मनुष्य काबिज हैं। हालांकि कुछ ऐसे पद हैं जिनमें कुछ हद तक स्वायत्तता और शक्ति है जो थोड़े संवेदनशील हैं। ऐसे पदों के लिए उच्च वर्ग चाहता है कि इन पदों पर मेरे जैसे सेवानिवृत्त मार्शल आर्टिस्ट काबिज हों। शक्ति और अधिकार वाले महत्वपूर्ण पद मार्शल आर्टिस्ट के हाथों में होने चाहिए, क्योंकि इस बात की संभावना कम है कि शक्ति का इस्तेमाल मार्शल आर्टिस्ट और मार्शल यूनियन के वर्ग हितों के खिलाफ किया जाएगा। रूई ने सिर हिलाया। ये समझ में आया। ये सुनिश्चित करके कि सभी महत्वपूर्ण पद मार्शल आर्टिस्ट के हाथों में हैं, इन पदों पर बैठे लोगों की वफादारी सामान्य मनुष्यों द्वारा कब्जाए जाने की तुलना में कहीं अधिक सुनिश्चित हो सकती है। मुझे लगता है कि तब बिना स्वायत्त शक्ति वाले सभी कार्यकारी पद मनुष्यों को दिए जाएंगे। वास्तव में, स्क्वायर ग्रिलोगन ने सिर हिलाया। ये पद मेरे जैसे पदों की तुलना में बहुत कम महत्व के हैं। बेशक, ऐसे पदों की विशाल संख्या के साथ उनके पास कुल मिलाकर थोड़ी शक्ति होती है। निश्चिंत रहें, मार्शल यूनियन के पास कई विफलता सुरक्षा, निवारक और आकस्मिकताएं हैं। उसने हाथ हिलाया। भले ही यह कोई खास महत्वपूर्ण या चर्चा करने लायक बात नहीं है। तुमने मेरे साथ मीटिंग तय करने के लिए अपनी हद पार कर दी है। मुझे लगता है कि तुम यहाँ सिर्फ हल्की फुल्की बातचीत करने से ज़्यादा कुछ करने आए हो। वास्तव में, रूई ने सिर हिलाया। मैं सीधे तौर पर कहूँ तो मैं इस समय सिम्बायोटिक संप्रदाय के निमंत्रण को स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे पास अभी तक एक भी सिम्बायोटिक तकनीक नहीं है। मैं आपसे बात करना चाहता था क्योंकि मैं सिम्बायोटिक तकनीकों के बारे में और अधिक जानने में दिलचस्पी रखता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे पास उनके साथ उच्च स्तर की अनुकूलता हो सकती है, और इसलिए अगर ऐसा है तो मैं कम से कम एक तकनीक पर काम करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद थी कि आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं समझ गया, स्क्वायर ने सोच समझकर जवाब दिया। मैं आपकी ईमानदारी की सराहना करता हूँ, साथ ही हमारे संप्रदाय की तकनीकों में आपकी रुचि की भी। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, एक हद तक। हालांकि आपको अपनी रुचियों के बारे में थोड़ा और स्पष्ट होना होगा। अगर आपको बस हमारी तकनीकों की अधिक गूढ़ प्रकृति को समझने में मदद करने के लिए एक बुनियादी गाइड चाहिए, तो ऐसी चीज़ को आसानी से स्टाफ संभाल सकता है जिससे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए मुझे व्यक्तिगत रूप से आपकी मदद करनी पड़े। रूई ने सिर हिलाया। ये भी सराहनीय होगा। हालांकि मुझे भी एक सामान्य विचार है कि मैं एक सहजीवी मार्शल आर्ट तकनीक से क्या चाहता हूँ। आगे बढ़ो, स्क्वायर ग्रिगोलन ने उससे कहा। मैं नहीं चाहता कि सिम्बायोटिक मार्शल आर्ट तकनीक अतिरिक्त क्षमताओं के लिए अंतर्निहित और आंतरिक मानवीय क्षमता को हड़प ले या उसमें बाधा उत्पन्न करे। मैं ऐसा सिम्बायोटिक मार्शल आर्ट नहीं चाहता जो किसी भी तरह से मानवीय क्षमता या संभावनाओं की जगह ले। मैं सिम्बायोटिक मार्शल आर्ट से अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता हूँ या अपनी कमियों को कम करना चाहता हूँ। मैं समझ गया, स्क्वायर ने बड़बड़ाते हुए कहा। दुर्भाग्य से, ये सिम्बियोटिक मार्शल आर्ट तकनीकों का एक बड़ा हिस्सा काट देता है। हमारे संप्रदाय की अधिकांश तकनीकें मानवीय क्षमता को सिम्बियोट्स द्वारा प्रदान की गई क्षमताओं से बदल देती हैं। रूई ने सिर हिलाया। जब उसने फनान की लड़ाई देखी तो उसे भी यही संदेह हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, स्क्वायर ने जवाब दिया। जो भी हो, मुझे लगता है कि यह विकल्प वास्तव में आपके लिए सबसे उपयुक्त है। आप स्पष्ट रूप से एक ऑलराउंडर हैं। एक तकनीक जो आपके शरीर के विन्यास को असमान रूप से बदलती है, जैसे कि अधिकांश सिम्बायोटिक तकनीकें करती हैं, संभवतः आपकी मार्शल आर्ट के साथ मेल नहीं खाएगी। हालांकि इससे उन तकनीकों की संख्या कम हो जाती है जो आपको वह दे सकती हैं जिसकी आपको तलाश है। यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए हमारे पास अभी भी बहुत सारी तकनीकें हैं जो आपकी तलाश से मेल खाती हैं। मुझे यकीन है कि इन सभी तकनीकों के बीच कुछ ऐसा होगा जो आपको सूट करेगा। उन्होंने अपनी बात समाप्त की। धन्यवाद, स्क्वायर ग्रिगोलन। रूई ने अपना सिर झुकाया। मैं आपकी मदद की सराहना करता हूँ। बिल्कुल नहीं, नौजवान, स्क्वायर ने अपना हाथ हिलाया। मैं व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करूंगा कि आपके द्वारा निर्धारित शर्तों से मेल खाने वाली तकनीकों की एक सूची आपको मार्शल अकादमी में भेजी जाएगी। सूची में तकनीकों के बारे में सभी सामान्य जानकारी होगी जो आमतौर पर मार्शल अकादमी की तकनीक स्क्रॉल की तरह निःशुल्क प्रदर्शित की जाती है।
एक बार जब आपको कुछ ऐसा मिल जाए जिसके बारे में आप अधिक जानना चाहते हैं या कुछ तकनीकें खरीदना चाहते हैं, तो आप इसे सीधे मार्शल यूनियन से खरीद सकते हैं। रूई मुस्कुराए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अगले प्रशिक्षण चरण और स्क्वायर दायरे में अंतिम सफलता के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। बेशक वह अभी तक स्क्वायर उम्मीदवार भी नहीं था। उसे उम्मीद थी कि अगला प्रशिक्षण चरण उसके मार्शल आर्ट की परिपक्वता को समग्र रूप से आगे ले जाएगा। परिपक्वता आंशिक रूप से एक अस्पष्ट अवधारणा थी शुरू में। हालांकि रूई को पता था कि उसकी मार्शल आर्ट अभी परिपक्वता तक नहीं पहुंची है, लेकिन उसे बताया गया था कि जब ऐसा होगा तो उसे इस मामले में सहज निश्चितता महसूस होगी। अब तक उसे किसी भी प्रकार की सहज निश्चितता का एहसास नहीं हुआ था। फिर भी वह ये सुनिश्चित कर सकता था कि जब भी दूसरी शर्त पूरी होगी और स्क्वायर विकास में सफलता मिलेगी तो वह तैयार रहेगा। ठीक है, अब रूई ने मार्शल यूनियन के प्रतीक वाला एक दस्तावेज खोलते हुए कहा, चलो देखते हैं। रूई द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करने वाली सहजीवी तकनीकों की सूची आ गई थी। एक बार जब रूई ने इस मामले के बारे में अपना निर्णय ले लिया तो वह तुरंत अपने अगले प्रशिक्षण चरण में जुट जाएगा। दस्तावेज के अंदर पहला पृष्ठ एक अनुक्रमणिका पृष्ठ था। तकनीकों को आंतरिक और बाह्य तकनीकों के साथ साथ आक्रमण, रक्षा, पैंतरेबाजी या पूरक के रूप में विभाजित किया गया था। प्रत्येक अनुभाग को आगे उपश्रेणियों में विभाजित किया गया था। रूई ने सीटी बजाई, इससे काम आसान हो गया। उन्होंने बाह्य भाग को सरसरी तौर पर पढ़ना शुरू किया और जब भी उन्हें कोई अच्छी तकनीक नजर आती तो वे रुक जाते। इन तकनीकों को उन मुख्य सहजीवी प्रजातियों के अंतर्गत समूहीकृत किया गया जिनके साथ इन तकनीकों का प्रदर्शन किया जा सकता था। सिल्वर स्ट्रीक पंखों वाला जूं, ग्रेड 8, कठिनाई स्तर 7। सिल्वर स्ट्रीक विंग जूं एक परजीवी है जो कैंड्रियन साम्राज्य के उत्तर में पर्वत श्रृंखलाओं के दुर्लभ भागों में पाया जा सकता है। ये सहजीवी रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है और कशेरुकी प्राणी की ग्रीवा रीढ़ तक पहुंच जाता है। ग्रीवा रीढ़ पर पहुंचने के बाद प्राणी मेजबान की कशेरुकाओं में खुद को खोद लेता है। गर्भाधान की प्रारंभिक अवधि और मेजबान की आनुवंशिक जानकारी एकत्र करने के बाद यह मांस के बाहर पंखों का विकास शुरू करता है। 2 सप्ताह के भीतर पंखों की जोड़ी पूरी तरह से विकसित हो जाती है और रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क से जुड़ जाती है। एड्स बाय पब फ्यूचर, इससे शरीर और मन पर काफ़ी मानसिक और पोषण संबंधी बोझ पड़ा। इससे जुड़ी तकनीकों में शामिल हैं तूफानी बवंडर तलवार, पंखों द्वारा उत्पन्न एक वायु प्रक्षेप्य तकनीक और उपयोगकर्ता द्वारा की जाने वाली एक श्वास तकनीक जो पंखों के चारों ओर हवा के घनत्व को ठोस पदार्थों से मेल खाने के लिए हेरफेर करती है। पंख तब एक शक्तिशाली फ्लैप उत्पन्न करते हैं जो बहुत अधिक दूरी और शक्ति के साथ शक्तिशाली हवा के झोंके प्रक्षेपित करता है। सिल्वर स्ट्रीक टॉटफर्म कंडीशनिंग, सिल्वर स्ट्रीक विंग लूज के लिए डिज़ाइन किया गया एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण। सिल्वर स्ट्रीक विंग लूज के मांस की तन्य शक्ति और कठोरता को बढ़ाता है। हवाई झिलमिलाहट, सिल्वर स्ट्रीक विंग लूज के अंतर्गत विभिन्न तकनीकों को सूचीबद्ध किया गया था। ये फनान के पंखों और तकनीकों से काफ़ी मिलता जुलता है। रूई ने फनान के खिलाफ मुकाबला करते समय देखी गई तकनीकों को याद करते हुए कहा, फनान ने सिल्वर स्ट्रीक विंग लूज की तकनीकों से बहुत अधिक भिन्न तकनीक का प्रयोग नहीं किया। जहां तक इस बात का प्रश्न था कि क्या रूई अपने शरीर में सिम्बियोट डालने के लिए तैयार था, तो इसका उत्तर निश्चित रूप से नहीं था। हालांकि पंख निश्चित रूप से उपयोगी थे। उन्होंने उसकी मार्शल आर्ट के संतुलन को बिगाड़ दिया। लंबी दूरी की हवाई चाल के बदले में उसकी नज़दीकी लड़ाई की लचीलापन और चपलता कम हो गई। इससे मार्शल आर्टिस्ट के अनुकूल होने की उसकी क्षमता कम हो गई, जिनकी मुख्य कमजोरी नज़दीकी लड़ाई थी। उन्होंने बहुत पहले ही इस तरह के सिम्बियोट्स को उस सिम्बियोट के लिए संभावित उम्मीदवार के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया था जिसे वे अपने शरीर में डालना चाहते थे। अन्य बाह्य तकनीकें भी एक जैसी ही थीं। अतिरिक्त अंग, अतिरिक्त उपांग और सभी प्रकार की बाहरी वृद्धियां उसके संतुलन को बिगाड़ देंगी और उसकी अंतर्निहित क्षमता को कम कर देंगी। उसने अपना सिर हिलाकर उन सभी को खारिज कर दिया। उसे कमोबेश इसकी उम्मीद थी, लेकिन वास्तव में वह एक भी बाहरी तकनीक नहीं चुनने वाला था। एड्स बाय पब फ्यूचर, उम्मीद है आंतरिक सजीविताएं और तकनीकें बेहतर होंगी। रूई ने आह भरी। हालांकि जब उन्होंने उन्हें खोला तो वे आश्चर्यचकित रह गए। वाह, उसकी आंखें दिलचस्पी से चमक उठीं। आंतरिक सजीविताएं निश्चित रूप से उसी के अनुरूप थीं जिसकी वह तलाश कर रहे थे। मीठे पानी का स्किन क्रीपर सिम्बायोट, ग्रेड 7, कठिनाई स्तर 6। फ्रेश वाटर स्किन क्रीपर सिम्बियोट एक ऐसा सिम्बियोट है जो अपने मेज़बान के बाहरी मांस में खुद को खोदता है और बढ़ता है, बाहर की ओर फैलता है, अपने मेज़बान के बाहरी मांस में एक परत बन जाता है। यह मेज़बान के बाहरी मांस के लचीलेपन को बढ़ाता है और पूरे मेज़बान के स्थायित्व को बढ़ाता है। यह एक स्थिर सिम्बियोट है और इसमें सांद्रता और घनत्व समायोजन और कुछ मात्रा में कंडीशनिंग से परे तकनीकों के लिए बहुत अधिक गुंजाइश नहीं है। बुरा नहीं है, रूई ने सिर हिलाया। इस सिम्बियोट ने उसकी रक्षा को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया। सबसे अच्छी बात यह थी कि इसकी कठिनाई ग्रेड पोटेंसी ग्रेड से कम थी।
जिसका मतलब था कि उसे इससे और भी ज़्यादा शक्ति मिलेगी जितना कि उसे समान कठिनाई वाली सामान्य तकनीक से मिलती। लेकिन यह वह नहीं है जिसकी मुझे तलाश है। रूई ने अपना सिर हिलाया। वह एक ऐसा सिम्बियोट चाहता था जो उसे सिर्फ सांसारिक बढ़ावा देने से ज़्यादा कुछ कर सके। वह एक ऐसा सिम्बियोट चाहता था जो उसे ऐसी विशेष उपयोगिता प्रदान कर सके जो सामान्य तकनीकें नहीं दे सकती। शायद यह उसकी मार्शल आर्ट की कुछ कमियों को कम कर सके या उसकी ताकत को और बढ़ा सके। उसके लिए अपने रास्ते से हटकर ऐसा सिम्बियोट प्राप्त करना कोई मतलब नहीं रखता था जो केवल उसके आक्रमण या बचाव को बढ़ावा देता हो। ये ऐसी चीज़ें थीं जो उसे साधारण तकनीकें भी प्रदान कर सकती थीं। वह जिस चीज़ की तलाश कर रहा था वह एक अनोखा विदेशी समाधान था जो साधारण तकनीकें उसे प्रदान नहीं कर सकती थीं। आदर्श रूप से यह एक ऐसा सहजीवी होगा जो वॉइड एल्गोरिदम की व्यवहार्यता या प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ऐसा कोई सहजीवी मौजूद है या नहीं। उन्होंने आशा भरी निगाहों से सूची को सरसरी तौर पर देखा और आक्रमण, बचाव तथा चालबाजी वाले पृष्ठों को तेजी से पार करते हुए पूरक अनुभाग तक पहुंच गए। यह अधिक आशाजनक लगता है, उन्होंने धीरे से कहा, क्योंकि वह एक एक करके प्रत्येक तकनीक को ध्यान से समझ रहे थे। तभी उसे एक दिलचस्प बात पता चली। माइंड मिरर वर्म। उसने भौहें सिकोड़ी। आखिर यह क्या है? माइंड मिरर वर्म। ग्रेड 10। कठिनाई स्तर 10। माइंड मिरर वर्म एक अत्यंत दुर्लभ कीड़ा है जो 20 डोमेन में रहता है। ये रक्त प्रवाह में प्रवेश करने से पहले बीजाणु के रूप में रहते हुए ही संभावित मेज़बान के सिस्टम में प्रवेश करता है। यह एकमात्र ऐसे सजीवियों में से एक है जो मानव शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग, मस्तिष्क की सहायता करता है। रूई की आंखें उन शब्दों को सुनकर चौड़ी हो गईं। मस्तिष्क एक असाधारण रूप से नाजुक अंग था और रूई को समझ में नहीं आया कि कैसे एक आक्रामक सिम्बियोट न केवल इसे नुकसान पहुंचा सकता है बल्कि किसी तरह से इसे लाभ भी पहुंचा सकता है। उन्होंने रुचिपूर्वक पढ़ना जारी रखा। बीजाणु रक्त के माध्यम से मेज़बान की आनुवंशिक जानकारी एकत्र करने से पहले टेम्पोरल लोब और फ्रंटल लोब के निचले हिस्से से जुड़ जाता है और मस्तिष्क के नीचे मस्तिष्क और खोपड़ी की प्लेटों के बीच के अंतराल में न्यूरॉन्स के रूप में जानी जाने वाली मस्तिष्क कोशिकाओं को पुनः उत्पन्न करना शुरू कर देता है। यह अंतराल को संतृप्त करता है, न्यूरॉन से बना एक छोटा सा अंग बनाता है जो मेज़बान के मस्तिष्क से घनिष्ठ रूप से जुड़ा होता है। ये प्रभावी रूप से एक द्वितीयक मस्तिष्क बनाता है जो मस्तिष्क के लिए एक अतिरिक्त लोब के रूप में कार्य करता है। ये द्वितीयक लोब प्रतिक्रियाओं को बढ़ाने में सक्षम है और मानसिक रूप से कठिन और समय लेने वाली प्रक्रियाओं में सहायता करता है। यह एक अविश्वसनीय बढ़ावा है जो मानसिक क्षमताओं को बहुत बढ़ाता है। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसके नुकसान ये हैं कि यह पोषण संबंधी व्यय को बढ़ाता है और मानसिक रूप से मस्तिष्क पर अत्यधिक उच्च स्तर तक बोझ डालता है, जिससे नींद की आवश्यकता बढ़ जाती है और मस्तिष्क को औषधि के बिना अतिरिक्त 50% सोने की आवश्यकता होती है। यह मस्तिष्क पर पड़ने वाले मानसिक तनाव के मामले में सामान्य मानवीय मापदंडों से कहीं अधिक है। सिम्बायोट भी संवेदनशील और स्वाभाविक रूप से शक्ति भूखा होता है और मेजबान के मस्तिष्क पर कब्जा करने का प्रयास करता है। अक्सर शक्तिशाली मस्तिष्क और दिमाग के बिना मार्शल अप्रेंटिस के मामलों में सफल होता है। इन सभी भारी कमियों के कारण ही इस तकनीक की कठिनाई ग्रेड 10 है। यह अनुमान लगाया गया है कि केवल असाधारण मानसिक मापदंडों वाला व्यक्ति ही माइंड मिरर सिम्बियोट में महारत हासिल कर सकता है। वह सिम्बियोट से पूरी तरह से चकित था। कमियां अविश्वसनीय रूप से डरावनी लग रही थीं, लेकिन लाभ लगभग अप्रतिरोध्य थे। मार्शल अप्रेंटिस अपने मस्तिष्क वृद्धि के कारण आधारभूत मानव मापदंडों से काफ़ी ऊपर थे। ये सिम्बियोट प्रभावी रूप से एक बढ़ावा प्रदान कर रहा था जो मार्शल पद की खोज के कारण मार्शल अप्रेंटिस को प्राप्त होने वाले बढ़ावा से बहुत दूर नहीं था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस तकनीक की क्षमता 10वीं श्रेणी की है। रूई ने आह भरी, लेकिन कठिनाई भी उतनी ही अधिक है। सिर्फ तथ्य यह है कि इसमें जोखिम बहुत अधिक है, क्योंकि तकनीक में महारत हासिल न कर पाने का मतलब है कि खेल खत्म हो गया है। यह आसानी से 10वीं श्रेणी की तकनीक है। आमतौर पर रूई ने ग्रेड 10 तकनीकों को नज़रअंदाज किया। उन्हें महारत हासिल करने की उच्च संभावना के लिए असाधारण प्रतिभा और अत्यधिक आत्मीयता की आवश्यकता थी। रूई पारंपरिक रूप से प्रतिभाशाली नहीं था। उसका सबसे बड़ा फायदा पहले से ही विकसित दिमाग विरासत में मिलने और संज्ञानात्मक विकास के दूसरे दौर से गुजरने के परिणामों से आया था। हालांकि उन्हें एहसास हो गया था कि इस तकनीक के संदर्भ में उनके पास वास्तव में इसके लिए आवश्यक प्रतिभा हो सकती है, अत्यंत उच्च मानसिक पैरामीटर। उन्हें इसके साथ एक लगाव भी था क्योंकि उनकी मार्शल आर्ट का मूल लड़ाई की एक मानसिक रूप से गहन प्रणाली थी, वॉइड एल्गोरिदम। क्या यही कारण है कि यह सचमुच सूची में सबसे ऊपर है? रूई ने सोचा। निश्चित रूप से वह इस बात से अनजान नहीं था कि ग्रेड 10 तकनीक को किसी ऐसे व्यक्ति के लिए सूची में सबसे ऊपर रखना एक विचित्र बात थी जिसने केवल सहजीवी तकनीकों में रुचि व्यक्त की थी। यह एक बहुत ही स्पष्ट कारण के लिए लिया गया सचेत निर्णय था। क्या सिम्बायोटिक संप्रदाय भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? उसने जोर से आश्चर्य व्यक्त किया।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये किसी रहस्य से परे था कि रूई के मानसिक पैरामीटर बेसलाइन मार्शल अप्रेंटिस से कहीं बेहतर थे, जिनके पास अप्रेंटिस क्षेत्र में उतना ही अनुभव और समय था जितना कि उसके पास। मार्शल अकादमी ने उसके कर्तव्यों और विचित्रताओं को ध्यान से रिकॉर्ड और प्रलेखित किया था। यदि स्क्वायर ग्रिलोगन के पास मार्शल अकादमी के पास मौजूद उसके बारे में डेटा को देखने का अधिकार होता, तो रूई समझ सकता था कि इस विशेष सिम्बियोट पर उसका ध्यान क्यों दिया गया था। यदि माइंड मिरर सिम्बियोट में महारत हासिल करने के लिए वास्तव में रूई जैसे किसी व्यक्ति की आवश्यकता थी, तो संभवतः कैंड्रियन साम्राज्य में कोई भी मार्शल प्रशिक्षु नहीं था जिसने माइंड मिरर सिम्बियोट में महारत हासिल की हो। रूई ने इस मामले पर ध्यानपूर्वक विचार किया। लाभ और हानियां बहुत स्पष्ट थीं। अगर वह सिम्बियोट में महारत हासिल कर लेता है तो वॉइड एल्गोरिदम की व्यवहार्यता का मुद्दा न केवल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, बल्कि इस पर उसकी महारत आसमान छू जाएगी। वह जितनी जानकारी देने में सक्षम होगा, वह उससे कहीं ज्यादा होगी जो वह वर्तमान में देने में सक्षम है। वॉइड एल्गोरिदम का उनका वर्तमान उपयोग दक्षता के मामले में मुश्किल से ही संतोषजनक था। माइंड पैलेस तकनीक ने उन्हें सामान्य से कहीं अधिक दर पर डेटा संग्रहीत और संसाधित करने की अनुमति दी, खासकर इसमें उनकी महारत के साथ। लेकिन अब वह वॉइड एल्गोरिदम के निष्पादन में अविश्वसनीय रूप से निपुण हो सकता है। उसका समग्र युद्ध कौशल आसमान छू जाएगा। यदि वह इस तकनीक में निपुण हो गया तो वह पूरे कैंड्रियन साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली मार्शल प्रशिक्षु बन सकता था। इसका नुकसान ये था कि उसके दिमाग पर ज्यादा दबाव पड़ेगा, जो कि स्वाभाविक है। उसे माइंड मिरर सिम्बियोट के सेकेंडरी लोब से न्यूरॉन आवेगों का लगातार प्रवाह प्राप्त होगा और उसे संसाधित करने की आवश्यकता होगी। तकनीकों में महारत हासिल करने की मेरी दर कम हो जाएगी, रूई ने दुखी होकर कहा। सिम्बियोट द्वारा डाले गए बोझ के कारण मस्तिष्क को अधिक नींद की आवश्यकता थी। भले ही रूई के लिए ऐसा न हो क्योंकि उसके मस्तिष्क की मानसिक क्षमता बहुत अधिक है, लेकिन उसे दृढ़ता से संदेह था कि वह असाधारण मात्रा में प्रशिक्षण समय प्राप्त करने के लिए औषधि का उपयोग करने में सक्षम नहीं होगा। उसका मस्तिष्क या तो सिम्बियोट को संभाल सकता था या फिर लंबे समय तक बिना नींद के तनाव को, लेकिन उसका असाधारण मस्तिष्क और मन भी संभवतः एक ही समय में दोनों बोझों को संभालने में सक्षम नहीं होगा, जिसका मतलब है कि वह केवल दो में से एक को ही चुन पाएगा। अगर वह सिम्बियोट को चुनता है तो उसकी प्रशिक्षण गति असाधारण नहीं रह जाएगी। अगर वह अपनी प्रशिक्षण गति को बनाए रखना चाहता है तो वह सिम्बियोट प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा। इस मामले को फिलहाल के लिए टाल दिया। उसे तुरंत कोई निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं थी। यह कोई आसान विकल्प नहीं था और उसे परिणामों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद ही यह निर्णय लेना था। फिलहाल वह बाकी की आंतरिक मार्शल आर्ट तकनीकों को अपनाना चाहता था। ऑप्टिकॉर्प सिम्बायोट ग्रेड 9 कठिनाई स्तर 8। ऑप्टिकॉर्प सिम्बियोट एक सिम्बियोट है जो रक्त प्रवाह में प्रवेश करने से पहले लावा के रूप में हवा के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। शरीर में प्रवेश करने के बाद यह एक नेत्रगोलक तक जाता है और एक धीमी प्रक्रिया में इसे खाना शुरू कर देता है, कोशिकाओं और ऊतकों को पोषक तत्वों और नई नेत्रगोलक के लिए निर्माण खंडों में तोड़ देता है। पूरा होने पर नई नेत्रगोलक ऑप्टिकल तंत्रिका से जुड़ जाती है और मेजबान के लिए नई आंख के रूप में कार्य करती है। नई आंख में अत्यधिक शारीरिक पैरामीटर होते हैं। ये किलोमीटर दूर की घटनाओं के साथ साथ सूक्ष्म घटनाओं को भी स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम है। इसका दृष्टि क्षेत्र एकदम सही 360 डिग्री है। यह उपयोगकर्ता को गर्मी की भावना के साथ साथ धारणाओं के कई नए रूप भी प्रदान करता है, जो उपयोगकर्ता को पर्यावरण की अत्यंत गहन समझ हासिल करने की अनुमति देता है। इसका नुकसान यह है कि यह न केवल मस्तिष्क से अतिरिक्त संपर्क के कारण बल्कि सहजीवी आंख से मस्तिष्क में संवेदी जानकारी के बहुत अधिक प्रवाह के कारण बहुत अधिक मानसिक बोझ पैदा करता है। बोझ को झेलने में असमर्थता अंततः स्ट्रोक और दौरे का कारण बनेगी। रूई की आंखें दिलचस्पी से चौड़ी हो गईं। ये निश्चित रूप से अन्वेषण के लिए एक संभावित विकल्प के रूप में उल्लेखनीय रूप से आकर्षक सिम्बियोट था। शक्तिशाली संवेदी कौशल निश्चित रूप से उसके मिशनों में उसे लाभ पहुंचाएगा, ये निश्चित रूप से सच था। हालांकि भूकंपीय मानचित्रण और आदिम वृत्ति ठीक थी, सिम्बियोट होने से उसकी पर्यावरण जागरूकता में कई गुना वृद्धि होगी। उनकी टोही क्षमताएं काफ़ी बढ़ जातीं। अगर उनके पास अपने मिशनों में ये क्षमता होती तो उनमें से ज़्यादातर मिशन बहुत आसानी और सरलता से सफल हो जाते। उन्होंने इसे नोट कर लिया और कुछ और को भी पढ़ डाला। एड्स बाय पब फ्यूचर ग्रिनविच नर्वसप्राउटर जूम ग्रेड 9 कठिनाई स्तर 8। ग्रिनविच नर्वसप्राउटर जूम एक सहजीवी था जिसने मेज़बान के पूरे तंत्रिका तंत्र को खा लिया और उसकी जगह एक बेहतर तंत्रिका तंत्र बना लिया जिसमें कशेरुकी जीवों के सामान्य तंत्रिका तंत्र की तुलना में बहुत अधिक गति और नियंत्रण था। इसके नुकसानों में मानसिक और शारीरिक तनाव की एक सामान्य मात्रा शामिल है। रूई ने इस पर विचार करते हुए सिर हिलाया। यह निश्चित रूप से आकर्षक था, लेकिन यह वास्तव में उसे ऐसा कुछ नहीं प्रदान करता था जो वास्तव में उसके मार्शल पथ या उसकी मार्शल आर्ट के लिए उपयोगी हो। उन्होंने एक एक करके सभी विकल्पों पर नज़र डाली।
हालांकि कई आकर्षक और सम्मोहक विकल्प थे, लेकिन उनमें से कोई भी वास्तव में उनकी मार्शल आर्ट को बहुत अनुकूलता के साथ लाभ नहीं पहुंचा पाया। उसने आह भरी। जब तक वह सूची के अंत तक पहुंचा, तब तक उसे माइंड मिरर सिम्बियोट जैसा कोई विकल्प नहीं मिला था। फिर भी यह सबसे खतरनाक विकल्पों में से एक था। इसके अलावा यह इस परिदृश्य में भी एक और या तो विकल्प था